नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं CO2 जो कि एक श्वसन गैस है, उसका परिवहन कैसे होगा। बेसिक आपको जो जो सिखाया है अभी तक वो याद करिए और इकट्ठा करिए एक स्लाइड पर, एक पार्ट में, इस टॉपिक में, कि CO2 का परिवहन भी कैसे होगा बेटा। CO2 का परिवहन भी किसकी मदद से होगा, यहां पर लिख देती हूं। CO2 का परिवहन भी होगा ब्लड की मदद से, क्योंकि ब्लड ट्रेन है। CO2 कहां से कहां जाएगा बेटा, CO2 को हमें भेजना है ऊतक से, यानी कि कोशिका से फुफ्फुस तक, कुपिका तक, ताकि निश्वसन से वो बाहर निकल जाए। ऊतक में उपापचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वहां से हमको कुपिका तक इसको पहुंचाना होता है, और हम उसके लिए किसकी मदद लेंगे, ब्लड की। ब्लड में ऐसा क्या है बेटा, RBC है। RBC के पास ऐसा क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसके पास जाके कार्बन डाइऑक्साइड बैठ जाएगा अपनी सीट पर, और अपनी सीट पर जब बैठेगा तो हीमोग्लोबिन का कौन सा वाला भाग यूज करेगा, ग्लोबिन भाग यूज करेगा। ग्लोबिन भाग में कितने पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है, जिसके N सिरे पर ये जुड़ता है। कहां पर जुड़ता है, N सिरे पर। ये N सिरे पर जाकर जुड़ जाता है और ट्रेवल करता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं, जब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को आप हीमोग्लोबिन से जोड़ोगे, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन भाग के N सिरे पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आप जोड़ दोगे, तो जो बनता है मॉलिक्यूल उसका नाम है कार्बोक्सी नहीं कहते इसको कहते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कहते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का संयोजन होता है, बंधन होता है, तो बनता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ना कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वो दूसरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बनता है, जो मैं आपको अलग से सिखाऊंगी। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक ये वाली बात हो गई। अब आते हैं कि ये प्रतिक्रिया पूरी की पूरी होती कैसी है। क्या सारा का सारा 100% कार्बन डाइऑक्साइड ऊतक से कुपिका में कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में चला जाता है, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए कैसे होता है ये मान लीजिए बेटा, इधर क्या है, ऊतक है, ये हम बना लेते हैं ऊतक की सतह, जहां पर CO2 बना है, और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, कोशिका की सतह। और यहां से आपको इसे कहां पहुंचाना है बेटा, फुफ्फुस में पहुंचाना है, लंग्स में, यानी कि आपको इसे कहां पहुंचाना है, कुपिका में। एक बार इस कुपिका की सतह तक आपने इसको पहुंचा दिया तो ये फिर निश्वसन के दौरान निकल जाएगा। इसके लिए आप किसकी मदद लोगे, इसके लिए आप मदद लोगे ब्लड की। आप पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक में से पहले ब्लड में बिठाओ, ऑक्सीकृत ब्लड में डाल के उस ब्लड को अनऑक्सीकृत कर दो, फिर अनऑक्सीकृत ब्लड को फुफ्फुस में CO2 निकाल के ऑक्सीकृत कर देना। ठीक है, जो हमने पार्शियल प्रेशर में सीखा था। बेटा ब्लड के अंदर हम बना लेते हैं एक RBC, सिर्फ एक RBC बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे RBC होते हैं जिसमें यही काम होगा, हम समझने के लिए ऐसे कर रहे हैं। अब क्या करो, सारा का सारा CO2, जितना भी CO2 ऊतक में बना है, पूरे के पूरे CO2 को पहले तुम पहुंचाओ ब्लड के अंदर। सबको ट्रेन में तो बैठाओ कम से कम। ठीक है, सारे के सारे CO2 जो कि ऊतक में बना है, इसको बैठाओ ट्रेन के अंदर। ट्रेन में बेटा 7% तो बिना रिजर्वेशन के जाएंगे। 7% CO2 प्लाज्मा में घुलनशील पदार्थ के फॉर्म में घुल जाएगा, प्लाज्मा के अंदर, तरल पदार्थ के अंदर ब्लड के, और उसमें जाएगा। मतलब 7% CO2 ने, कितने परसेंट CO2 ने, 7% CO2 ने कोई रिजर्वेशन नहीं कराई है। 7% CO2 बिना रिजर्वेशन के ऐसे आराम से ट्रेन में डोलते डोलते जाता है। ठीक है, बचा कितना बेटा, 93%। कितना बच गया, 93%। वो 93% कहां जाएगा, सारे RBC के अंदर चला जाएगा। RBC के अंदर भी 20 से 25%, उस 93% में जो 20 से, मतलब टोटल है आपका 100%, उसमें से 7% तो घुलनशील है प्लाज्मा में। उस 100% का 20 से 25% RBC के अंदर जाकर हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, और हीमोग्लोबिन से जुड़ के बताओ क्या बनाएगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा बेटा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ये बना लेगा। बच गया बेटा 70 से 75%, अराउंड 70% अभी भी बच गया है। ठीक है, 70% के अराउंड CO2 अभी भी बच गया है, क्योंकि यहाँ पे 20 से 25% है, ये 7% या 70% के अराउंड अभी भी बचा हुआ है।
ठीक है। अब ये 70% CO2 कैसे ट्रेवल करेगा, ये 70% CO2 की कहानी हमको कंप्लीट करनी है इस प्रकार से। ये जो 70% CO2 है ये आरबीसी के अंदर तो जाता है, ब्लड के अंदर जाता है, उसमें आरबीसी के अंदर तो जाता है, पर आरबीसी के अंदर ये 70% CO2 हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ता। ये 70% CO2 आरबीसी के अंदर H2O से जुड़ के पहले बनाता है H2CO3, जिसको आप कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। इसका नाम है बेटा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 का नाम है, ठीक है। तो कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। कार्बोनिक अम्ल H2CO3 के फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता, ये तुरंत टूट जाता है HCO3- और H+ में, ठीक है। और HCO3- को ये आप क्या कहते हैं, बाई कार्बोनेट आयन। क्या कहते हैं, बाई कार्बोनेट आयन। तो ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, आरबीसी के अंदर ही हो रहा है। ये आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर ये काम होता है, ठीक है। देखो फिर से करो, 70% CO2 आपके ऊतक में, मान लो जितना भी CO2 प्रोड्यूस हुआ उसमें से बेटा 7% तो प्लाज्मा में घुलनशील फॉर्म में रह गया, बचा 93% आ गया आपके आरबीसी के अंदर। तो उस 100% में से 20 से 25% तो ऐसा है जो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, और ये 20 से 25% CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर ट्रेवल करता है किस फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में। तो 7% का कोई रिजर्वेशन नहीं, वो डोल रहे हैं ट्रेन के अंदर। 20 से 25% कौन सी सीट पे बैठे हैं, हीमोग्लोबिन की सीट पे बैठे हैं, ग्लोबिन के ऊपर एन सिरे से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के जुड़ गए हैं और वहां पे जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सीट बेल्ट बांध ली और उसका नाम क्या पड़ गया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो अब 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यानी बंद फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं, बंद फॉर्म में घूम रहे हैं, ठीक है। 70% कैसे घूम रहा है उसकी बस बात अटकती है थोड़ी सी, है ना, वो 70% करना है। देखो 70% CO2 इसी के अंदर, आरबीसी के अंदर ही किससे जुड़ जाएगा, H2O से, और जुड़ के क्या बनाएगा, H2CO3, और H2CO3 टूट कर क्या बना देगा, HCO3- प्लस H+। यही जो रिएक्शन है ना वो इसके अंदर ही होती है। यानी बेटा HCO3- कहां पर बना है, आरबीसी के अंदर ही बना है, आरबीसी में। H2CO3 कहां बना है बेटा, आरबीसी में। ये सारा काम आरबीसी में हो रहा है। 70% CO2 H2O से कहां जुड़ा है, आरबीसी में। H2CO3 कहां पे बना है, 70% आरबीसी में। HCO3- कहां बना है, 70% आरबीसी में, ठीक है। इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये CA के नाम से लिख देती हूं मैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वही सेम कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही बेटा H2CO3 को तोड़ता है HCO3- और H+ में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये एंजाइम चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, पहले CO2 और H2O को जोड़ के बनाता है H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक अम्ल को तोड़ के बनाता है H+ और बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर। अब ये आयन बना तो आरबीसी के अंदर है, पर ये अंदर घूमता नहीं है। 70% CO2 7% घुला हुआ है, 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में घूम रहा है, और 70% CO2 ब्लड के अंदर घूमता किस फॉर्म में है, HCO3- के फॉर्म में। मतलब 93% ऐसे हैं जो बंधन फॉर्म में घूम रहे हैं, फ्री फॉर्म में नहीं घूम रहे। उसमें से 20 से 25% है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में घूम रहा है, और 70% किस फॉर्म में घूम रहा है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। आपका 70% CO2 आपके ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में घूमता है, जो कि बनता तो आरबीसी के अंदर है पर घूमने के लिए आ जाता है बाहर प्लाज्मा में। घूमने के लिए आ जाता है बेटा बाहर प्लाज्मा में। बनता तो आरबीसी के अंदर है पर बनते ही निकल जाता है बाहर प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। जैसे ही ये बाहर आता है, बाहर प्लाज्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता तुम्हें पता नहीं है, मुझे अपना आयन भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है, आयन का नियमन करना पड़ता है। तुम इतना सारा नेगेटिव आयन मुझे दे रहे हो, मेरा वो जो वातावरण है वो पूरा का पूरा आयनिक हो जाएगा, एनायनिक हो जाएगा, मतलब उसमें नेगेटिव आयंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने बोला कि ठीक है ये काम तो जरूरी है, तो एक काम कर, बदले में कोई नेगेटिव आयन हमें दे दे, आरबीसी के अंदर हम रख लेंगे। तो प्लाज्मा ने क्या किया, जैसे HCO3- बाहर आएगा, इसके अंदर क्लोराइड आयन Cl- आयन को भेज देगा कहां पर, आरबीसी के अंदर।
Cl माइनस आयन को भेज देगा आरबीसी के अंदर, ठीक है। क्यों? आयोनिक बैलेंस के लिए, आयनी संतुलन के लिए, आयनी संतुलन के लिए भेज देगा Cl माइनस को कहां पर? आरबीसी के अंदर। ये सारा कारनामा कहां हो रहा है? ऊतक की सतह पर। ऊतक की सतह पर ही कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का संयोजन होगा। ऊतक की सतह पर ही कार्बोनिक अम्ल का संयोजन होगा। ऊतक की सतह पर ही बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। ऊतक की सतह पर ही बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल जाएगा प्लाज्मा में घूमने के लिए, और ऊतक की सतह पर ही आयनी संतुलन के लिए क्लोराइड शिफ्ट होगा, जिसमें क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आ जाएगा, और इसको आप कहते हो क्लोराइड शिफ्ट। और ये सारे कारनामे आपने कहा किए ऊतक की सतह पे, बस इसीलिए आपको बोला था आप यहां पर ऊतक की सतह पे लाइट जगह छोड़ोगे थोड़ी सी। ऊतक की सतह पर या कोशिका की सतह पर P50 बढ़ता है, शिफ्ट टू राइट होता है, इसको आप बोहर प्रभाव कहते हो। जहां पर PO2 कम होता है, PCO2 ज्यादा होता है, H+ ज्यादा होता है, इसलिए pH कम होता है और तापमान ज्यादा होता है, और BPG ज्यादा होता है। जहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का तो वियोजन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का संयोजन होता है। ये देखो ना, ऊतक की सतह पर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का संयोजन हुआ, तो ऊतक की सतह पर बेटा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का बंधन होता है, यानी संयोजन होता है। इसके अलावा ऊतक की सतह पे और क्या लिख सकते हो आप? ऊतक की सतह पर ही क्लोराइड शिफ्ट होता है, क्लोराइड शिफ्ट। ऊतक की सतह पे नेक्स्ट आप क्या करोगे? क्लोराइड शिफ्ट होता है, ये भी होगा ऊतक की सतह पर। क्यों होता है ये? आयनी संतुलन के लिए क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है? क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आता है ऊतक की सतह पर। क्यों? क्योंकि ऊतक की सतह पर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का जैसे संयोजन होता है, वैसे ही 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयन बनाता है उस आरबीसी के अंदर, और वो बाइकार्बोनेट आयन निकल आता है प्लाज्मा में, जिसका संतुलन करने के लिए हमको क्लोराइड शिफ्ट करना पड़ता है। क्लोराइड शिफ्ट को ही कहते हैं बेटा हैम बर्गर। बर्गर मत खाने का मन कर जाए आपका, हैम बर्गर प्रभाव। क्लोराइड शिफ्ट को ही कहते हैं हैम बर्गर प्रभाव। तो बोहर प्रभाव तो होता ही है, साथ में ऊतक की सतह पर ही क्लोराइड शिफ्ट, जिसको कहते हैं हैम बर्गर प्रभाव, वो लगता है, जो कि आयनी संतुलन के लिए होता है, जिसमें क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में आता है। क्यों? क्योंकि 70% CO2 कार्बोनिक अम्ल बना के, बाइकार्बोनेट आयन बना के आरबीसी से बाहर निकल जाता है प्लाज्मा में, जिसकी वजह से प्लाज्मा का आयनी संतुलन बिगड़ता है, और उसको ठीक करने के लिए क्लोराइड को बदले में अंदर भेज देता है। ठीक है, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का संयोजन कहां पर होगा? बंधन लिख लो या संयोजन लिख लो। ये कहां पर होगा? ये होगा बेटा आपका ऊतक की सतह पर। फिर क्लोराइड शिफ्ट कहां पर होगा? ऊतक की सतह पर, यानी हैमबर्गर प्रभाव कहां पर लगेगा? ऊतक की सतह पर। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा। इतना काम तो हो गया, हमने सारे के सारे CO2 को जाने का रास्ता बता दिया कि 7% डोल रहा है, 25% बंध गया है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लिया, और 70% HCO3- बना लिया, जो बनता तो आरबीसी के अंदर है पर घूमने के लिए बाहर चला जाता है HCO3-। ठीक है, अब घूमते घूमते क्या हुआ? फुफ्फुस की सतह आ गई। घूमते घूमते क्या हुआ है? फुफ्फुस की सतह आ गई। तो अब इसमें सारे कार्बन को निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को। कैसे कैसे निकालोगे? जो डोल रहा है उसको तो एज इट इज पहुंचा दो, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को पहुंचाने के लिए वापस से तोड़ो, और फिर CO2 अलग हो जाएगा और इसको इधर पहुंचा दो, और इसका सारा काम उल्टा करो। HCO3- जो बाहर घूम रहा था उसको वापस से अंदर लेके जाओ, H+ से जोड़ के वापस से H2CO3 बनाओ, H2CO3 को वापस से तोड़ के H2O और CO2 बनाओ, और फिर इस CO2 को यहां पर रिलीज करो। सब कुछ उल्टा कर दो। HCO3- फुफ्फुस की सतह पे वापस प्लाज्मा में से कहां जाएगा? आरबीसी के अंदर। H+ से जुड़ के बनाएगा आपका H2CO3, H2CO3 टूट के बनाएगा आपका क्या? H2CO3 टूट के बनाएगा H2O, और CO2 निकल के आ जाएगा फिर। और जैसे ही आप वापस से इसको अंदर भेजोगे, आपको क्लोराइड को फिर से बाहर भेजना पड़ेगा। जैसे ही आप HCO3- को वापस से अंदर भेजोगे,
वैसे ही आपको क्लोराइड को बाहर भेजना पड़ेगा फिर से आयनी संतुलन पहले जैसा करने के लिए। यानी कि अभी तो आपने क्लोराइड शिफ्ट किया था पहले, अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, उसका उल्टा करना पड़ेगा। अब ये सारा काम आप कहां कर रहे हो, फुफ्फुस की सतह पे। फुफ्फुस की सतह पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का पहले तो वियोजन होगा, फुफ्फुस की सतह पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का विखंडन यानी कि वियोजन होगा। ठीक है, और क्या होगा फुफ्फुस की सतह पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का तो कर ही लिया था, अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का वियोजन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फुफ्फुस की सतह पे क्या करना पड़ेगा, HCO3 माइनस अंदर, फिर H2CO3 बनेगा, फिर टूट के H2O और CO2 बनाएगा, और CO2 को आप रिलीज कर दोगे और उसकी वजह से आपको क्लोराइड को वापस से बाहर भेजना पड़ेगा। इसको क्लोराइड शिफ्ट बोला था, तो इसको बोलो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स मतलब उल्टा कर देना, रिवर्स गियर में गाड़ी चलती है ना, रिवर्स मतलब उल्टा कर देना, जो हो रहा था उसका अपोजिट कर देना। अब ये मत बोलना इसको रिवर्स हैमबर्गर प्रभाव कहेंगे, ऐसा कोई नाम ही नहीं एग्जिस्ट करता है, बस हैमबर्गर प्रभाव इसको कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगा। ये आयनी संतुलन के लिए हमने क्या किया था, क्लोराइड को प्लाज्मा से आरबीसी में भेजा था। अब उस आयनी संतुलन को वापस से ठीक करने के लिए, क्योंकि HCO3 माइनस जहां था वहीं पर आ गया, तो क्लोराइड जहां था वहीं भेजो। तो इसमें रिवर्स क्लोराइड में क्या करोगे, क्लोराइड को वापस से आरबीसी से बाहर भेज दोगे प्लाज्मा में। क्या करोगे, क्लोराइड को वापस से आरबीसी के अंदर से भेज दोगे बाहर प्लाज्मा में, और ये काम तुम कहां करोगे, फुफ्फुस की सतह पर। ठीक है, तो ये अब तुम्हारी टेबल कंप्लीट होती है, जिसमें सारा कुछ एक साथ तुमने कंप्लीट कर लिया है कि हमने कौन सी चीज कहां पर याद रखनी है। ऊतक की सतह पर क्या, फुफ्फुस की सतह पर क्या, फुफ्फुस और कुपिका वर्ड एक साथ आएंगे, ऊतक और कोशिका वर्ड एक साथ आएंगे। P50 कहाँ कम होगा, P50 कहाँ ज्यादा होगा, कौन सा बोहर प्रभाव, हार्डेन प्रभाव, क्लोराइड शिफ्ट, हैमबर्गर प्रभाव, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का कहाँ संयोजन कहाँ वियोजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कहाँ संयोजन और कहाँ वियोजन, और इन सारी चीजों को होने के लिए कौन कौन से कारक हैं जो उसमें मदद करेंगे। अगर ये सारे कारक काम करेंगे तो ये चीजें होंगी, ये सारे कारक काम करेंगे तो ये चीजें होंगी। तो कौन सी सतह पे क्या होगा, अब इसको शफल करके खूब क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इसीलिए ये जो रिएक्शन हमने अंदर लिखी है ना, इसी को यहाँ पर डिटेल में एनसीईआरटी ने बना कर दिया हुआ है कि ये जो रिएक्शन है ये दोनों दिशाओं में जाती है। देखो, इस दिशा में भी एरो बना हुआ है, इस दिशा में भी बना हुआ है, ये इस दिशा में भी एरो बना हुआ है, इस दिशा में भी एरो बना हुआ है। बस यहां से लेकर इस दिशा में हम जाते हैं कहां पर, यहां से लेकर इस दिशा में हम कहां पर जाते हैं, ऊतक की सतह पर, और इस दिशा में हम जाते हैं फुफ्फुस की सतह पर। फुफ्फुस की सतह आने पर हम ये वापस से अंदर लाएंगे, ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। तो इस दिशा में हम चलते हैं ऊतक की सतह पर, और इस दिशा में हम चलते हैं फुफ्फुस की सतह पर। ठीक है, यानी आपको ये पता चल रहा है ये दोनों ही रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब दोनों दिशाओं में जाते हैं ये रिएक्शन। और रिवर्स टाइम पर भी ये करने के लिए भी हमको कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस दिशा में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम चाहिए, और इस दिशा में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम चाहिए, इस दिशा में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस दिशा में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कुछ बातें हमको याद करनी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में। देखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में हम जगह जगह पर क्या पढ़ते हैं, जो मैं आपको एक जगह पर लिखवा देती हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में। हम कौन से एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये क्या है बेटा, ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम का काम तो तुमको पता है ना, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना, उसके वेग को बढ़ा देना। एंजाइम कभी भी रिएक्शन में यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसके आवेग को बढ़ाता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज सबसे पहले तो एंजाइम है। हर एंजाइम आपको पता है काफी विशिष्ट रूप से कार्य करता है, ये आपने जैव अणु में पढ़ा होगा कि सारे एंजाइम्स बहुत ही विशिष्ट होते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी अपना विशिष्ट है। कैसे विशिष्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ CO2 और H2O के रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है, यानी उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक जब भी किसी जैविक क्रिया में यूज होते हैं, यानी कि किसी ऐसी
उपापचयी क्रिया में यूज होते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर कोई रासायनिक क्रिया चल रही है। आपको सिखाया था ना, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हैं जीवित जंतु के अंदर अगर चलती हैं, किसी जीवित पदार्थ के अंदर अगर चलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन, या फिर उपापचयी रिएक्शन। तो उपापचयी रिएक्शन में अगर हम किसी उत्प्रेरक का यूज करते हैं उसको हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक है। CO2 और H2O का बाहर रिएक्शन कराओगे तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं चाहिए, लेकिन शरीर के अंदर यही रिएक्शन हम बहुत स्पीड में कराना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत जटिल हैं, इसीलिए हमको सारे रिएक्शन जल्दी जल्दी कराने होते हैं ताकि हम इतनी जटिलता को सपोर्ट कर पाए हमारी बॉडी में। ये सारी बातें आप सीखते हैं जैव अणु के अंदर। तो हमने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर CO2 और H2O का अगर रिएक्शन होगा तो हमको चाहिए एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि बनाता है H2CO3, और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है बेटा, इसको तोड़ के बना देता है HCO3- और H+। और ये एक ऐसा रिएक्शन है जो दोनों दिशाओं में चलता है, और दोनों दिशाओं के लिए हमको चाहिए होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो आपको क्या क्या याद रखना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए? एक एंजाइम है। किस रिएक्शन का एंजाइम है? H2O प्लस CO2 को H2CO3 बनाने का एंजाइम है। ये एक दोनों दिशाओं में जाने वाला रिएक्शन है, जो कि यहाँ से टूट के यहाँ पर बनता है, और सारे में हमको क्या चाहिए होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम चाहिए होता है। उसके अलावा बेटा NCERT कहती है कि RBC के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की भर की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, RBC के अंदर बहुत सारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, इसीलिए तो ये सारा काम हो रहा है 70% के लिए। पर NCERT कहती है कि थोड़ी बहुत मात्रा प्लाज्मा में भी होती है। हमको नहीं अभी जानना कि ये क्या करती है प्लाज्मा में, पर आप ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ RBC के अंदर ही है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जरा बहुत मात्रा प्लाज्मा में भी होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, NCERT ने आपको बताया हुआ है। तो RBC के अंदर तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भर के पाया जाता है, और थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी पाया जाता है। यही सेम बात आप जब पढ़ते हो बेटा जैव अणु में, तो जैव अणु में दिया हुआ है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये साइटोप्लाज्म में होता है। ऑफ कोर्स बेटा, किसी भी कोशिका के साइटोप्लाज्म में तो उसका एंजाइम होगा। एंजाइम प्रोटीन ही तो होते हैं। प्रोटीन कहाँ होते हैं? कोशिका में होते हैं, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो अगर RBC में भी है तो कहां पर है? RBC के साइटोप्लाज्म में ये एंजाइम भरा हुआ है, तो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में ही तो मिलेगा एंजाइम। प्लाज्मा में माना कि थोड़ा बहुत है, बट वैसे तो ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव में ही कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो आपको ना चैप्टर स्पेसिफिक बातें भी याद रखनी है कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से पूछ रहा है तो आपके लिए बेस्ट आंसर क्या है, किसी दूसरे चैप्टर से जैव अणु से पूछ रहा है तो आपके लिए बेस्ट आंसर क्या है, और सब चीजों को लिंक करके पूछ रहा है तो आप क्या क्या आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो यार हमेशा याद रखो, हमेशा ब्रेन में लिंक होना चाहिए। अच्छा ये भी कहीं और भी पढ़ा है, अच्छा जहां पे पढ़ा है वहां पर क्या लिखा था उस चैप्टर में, और सबको इकट्ठा कर लो। ये वाली बात आपने पढ़ी है कौन से चैप्टर में? जैव अणु में। और ये वाली बात आपने पढ़ी है इसमें श्वसन वाले चैप्टर में। ये दोनों बात पढ़ी है। ठीक है।